शरद जी के बारे में बोलना और इस भाग दौड़ के बीच में बोलना, जिसे हम कोरोना टाइम कह रहे हैं, जहाँ आप अस्पताल में हैं और मरीजों के बीच से निकलते हैं, एक कठिन सी चीज़ है कि आप बहुत कम समय में शरद जी के बारे में बोलने को इतना है कि अचानक आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या चीज़ बोल दूँ और क्या छूट जाएगी। वो मेरे दोस्त भी थे, एक बड़े उम्र के दोस्त जैसे हो जाते हैं, जो आपको छोटे भाई जैसा मानते हैं, बड़े भाई जैसे भी थे, पर मैं तो उनको मैं अपने आप को उनका मानसपुत्र जैसा महसूस करता हूँ और उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ। और मैंने उनके साथ बहुत समय, दूसरे तरह का क्वालिटी समय, जैसे क्रिएटिव समय गुजारा है। तो मैं उनके मन को, जिसकी बारे में बहुत कम लोग दावा कर सकते हैं कि शरद जोशी जिसके सामने खुल जाते थे, कुछ अपनी बातें करते थे तो खुल जाते थे। अपनी शादी की बात, अपनी इंटरकास्ट मैरिज की बात, एक मुस्लिम से शादी की बात, उसके तनाव, उससे क्या क्या हुआ जीवन में, आगे कैसे लोग उनका जीवन कठिन बनाने की कोशिश करने वाले लोग, और उनसे कैसे वो पार पाने की कोशिशें कर रही हैं, वो चुनौतियाँ जीवन की, वो लेखन की चुनौतियाँ, वो लेखन के सपने, वो चीज़ें, वो उपन्यास वो जो लिखना चाहते थे। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने मुझसे शेयर की, जिसमें बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गई, जीवन ने मौका नहीं दिया। पर उस शरद जोशी को मैं जानता हूँ, उस शरद जोशी को जानता हूँ जो एक पाठक के तौर पर और एक लेखक के तौर पर मुझे उस समय ही नहीं, जिंदगी भर और आज भी प्रेरणा देते हैं कई तरह से। उनकी भाषा, उनको क्या लिखा और कैसे व्यंग से बरता, वो तो एक अलग चीज़ है। एक लेखक को कैसा जीना चाहिए, उसे अपने जीवन में और लेखन में कितना ईमानदार होना चाहिए, उसे अपने लेखन पर कितना विश्वास होना चाहिए, उसे कितना कमिटेड होना चाहिए खुद से, अपने लेखन के प्रति, और कहीं कोई समझौता नहीं ही करना चाहिए। और इस कारण से आपको लोग अड़ियल भी कह सकते हैं, आपको लोग अक्खड़ भी कह सकते हैं, आपके दुश्मन बहुत हो सकते हैं। शरद जोशी के बारे में तो कहा ही जाता था कि दुश्मन बनाने में बहुत प्रवीण हैं, और दुश्मनियों से डरकर उन्होंने कभी कोई कहीं हार नहीं मानी। वो डरते नहीं थे, वो किसी पद से, पैसे से जीते नहीं जा सकते थे। वो दुष्यंत के उस शेर के बराबर के बारे में जो कहा जाता है ना, कि मैं जिसमें दुष्यंत जी कहते हैं कि ये सारा जिस्म मेरे ये सारा जिस्म भारी बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सिजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो ये लगता है मुझे शरद जोशी को कह रहे हैं। वो किसी के सामने अगर दोहरे हैं तो प्रेम में दोहरे हैं, तो वो अभिभूत हैं किसी चीज़ से, तब उसके सामने दोहरे हैं, उसे प्रेम से देख रहे हैं। बाकी वही बोझ है उनका ऊपर प्रेम का, बाकी वो कहीं बोझ महसूस नहीं करते थे किसी के पद का। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जीपी सिप्पी, शोले के बाद का जीपी सिप्पी, बहुत बड़ा आदमी, जिसकी एक छाया पाने को आदमी तरस जाए, जिससे कुछ मिल जाए तो वो अपने बताता। उस ज़माने में फेसबुक नहीं थी, वरना कूदता फिरे, जीपी सिप्पी ने मुझे बुलाया। जीपी सिप्पी शरद जोशी के पीछे लग गए कि साहब आप अब हमारा एक हमारे लिए एक फिल्म लिख दीजिए। और उन्होंने कहा कि आपका ऑफिस बहुत दूर है, मैं आके मिल नहीं सकता, अंधेरी में एक होटल में रहता हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उस होटल का, पहले उस ज़माने में उस होटल में वो रहते थे। और उन्होंने कहा मेरे को इसके आसपास आप आएंगे तो मैं देखता हूँ। और बाकायदा उनके लिए उन्होंने बाद में कहा कि भाई साहब, एक आपके लिए ऑफिस खोल लिया हमने अंधेरी में, और आप अब हमारी फिल्म लिख ली। और उन्होंने उस समय एक फिल्म लिखी थी जिसमें बहुत सारे यंग बच्चों ने काम किया था उनके लिए, और शरद जी ने लिखी थी जीपी सिप्पी के लिए फिल्म। ऐसे आदमी जो इस बात से आक्रांत नहीं कि मुझे शोले का निर्माता मुझे एक ऑफ़र दे रहा है, पैसे दे ही रहा है,
मुझे एक ऑफर दे रहा है जो मेरे कैरियर में काम आ गया। कैरियर जैसी चीज़ की परवाह नहीं की कभी ना, लेखन में कैरियर की, एक व्यंगकार के तौर पे, एक फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे, किसी तौर पे वो वहाँ नहीं झुके जहाँ क्रिएटिविटी और लेखक का, हम अहम नहीं कहेंगे, लेखक का अपना खुद का आत्मसम्मान कहीं कहीं भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो तो शरद जोशी अलग खड़े हैं वहाँ, वो कहीं। इसीलिए लोग बहुत असल में उन्होंने अर्जुन सिंह के खिलाफ बाकायदा लिखा था। संवेदनशील मुख्यमंत्री संवेदनशील हो गए, उस समय बड़े आदमी थे, लेखक उनके दाएं बाएं घूमते थे, उनसे लाभ लेना चाहते थे। मध्य प्रदेश में किताबें बिकेंगी तो फलानी जगह ऐसा होगा। पर वो पंजाब के आतंकवादियों ने जब आतंकवादी लिखने पर अखबार वालों को मारना शुरू कर दिया कि आप हमें आतंकवादी नहीं लिखेंगे, मर्जीवड़े लिखवाने लगे बड़े बड़े लोग। उन्होंने उस समय पंजाब केसरी के उसको मारा ही इसलिए था, उस समय ठाठ से प्रतिदिन में 10 बार उनको आतंकवादी कहकर ही उन्हें एक वो लोकप्रिय कॉलम लिखा जो पूरे देश में जाता था, और जहाँ पर आतंकवादी चिढ़कर आप पर हमला कर सकते हैं इसका पूरा वो था। पर कभी परवाह नहीं की। उनके लिए वो लेखक थे जो लेखक कहलाते हैं। लिखने मात्र से आप लेखक नहीं हो जाते, 2 रचनाएं लिखने से आप लेखक नहीं हो जाते। आप लेखक के तौर पर अपने जीवन में को बरतते हैं क्या, वो लेखक होता है। और बहुत दुबली सी काया पर बहुत बड़ा आत्मबल, ये शरद जोशी की पहचान थी। बहुत अच्छे घबरा जाते थे जब वो अगर खड़े होके बात करने लगे, और बात में कभी कोई जब बात लेखन की आएगी, जब बात सही कहने की आएगी, साफ गोई की आएगी, तो परवाह नहीं करते थे किसको बुरा लगे किसको भला लगे। और वही कारण था कि उन्हें जीवन में कहीं सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। तो कुछ वो होशियारी नहीं सीखी शरद जोशी ने, कभी आखिर तक नहीं सीखी। और दूसरी चीज़ जो मुझे, ये तो एक लेखक के तौर पे जो जीवन उन्होंने जिया, और लेखक को किस तरह से जीना चाहिए, सिर खड़ा करके, सिर ऊंचा करके, ये उसका उदाहरण थे जिससे मैंने बहुत सीखा। मुझे लगता है आज भी वो प्रेरणा देते हैं। और हमारे व्यंग में एक बात तो बहुत ही गड़बड़ है, अभी भी है वो, कि हम मानते हैं कि परसाई से व्यंग शुरू होता है, परसाई पे ख़त्म हो जाता है। तो परसाई, और हमने परसाई के बारे में बहुत नहीं लिखा, हम परसाई की और बातें करते तो उनके लेखन की गहराई में जाके हमने बात ही नहीं करी। हम बस कुछ ऐसी उतली सी कुछ बातें करते हैं, पर हम बस मानते हैं कि परसाई के अलावा कोई ने व्यंग लिखा ही नहीं। और परसाई और शरद जोशी दोनों साथ साथ हुए हैं। परसाई पहले बड़े आदमी थे, दोनों की बहुत दोस्ती भी थी। परसाई शरद जोशी को बहुत पसंद करते थे कि शरद जी में जो चीज़ें हैं वो परसाई से बहुत अलग है। तुलना करने की बात नहीं है, परसाई अपनी तरह से हैं, वो अलग तरीके से हैं। शरद जोशी में जो सबसे बड़ी बात दिखती है वो परिक्रमा से जो कॉलम की राइटिंग शुरू की उन्हें यंग एज में, वहाँ से जहाँ प्रतिदिन तक पहुँचे, एक निरंतर कहन में, भाषा के प्रयोगों में और जुमलेबाजी में और बात की गहराई तक जाने की कला में, और बहुत ही कविता के, ऑलमोस्ट हम इसे कविता के करीब पा सकते हैं कि जैसे कविता में आप कई चीज़ बिना कहे कह जाते हैं, ऐसा व्यंग में कह पाने की कला वो शरद जोशी में। और ये कला निरंतर आप अगर वहाँ से चालू करेंगे परिक्रमा से, तो निरंतर वो प्रतिदिन के आखिरी उस कॉलम का जो इतने साल चला, वो प्रतिदिन लिखा, उसके आखिरी दिन के कॉलम तक में वो प्रयोग करने की कला और चीज़ों को नए एंगल से दिखाने की कला है। जब मैंने उनसे कहा था कि प्रतिदिन से, उन्होंने कहा मैं थक गया, बंद करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर क्या है, एक छोटा सा तो आपको लिखना है 3-4 कॉलम का, 3-4 पैराग्राफ का, तो लिख दिया करिए। तो उन्होंने कहा ज्ञान, मेरा कई बार पूरा दिन खराब हो जाता है, मुझे लिखना है, ये विषय तय है, पर इस विषय को मैं किस एंगल से देखूं कि बिल्कुल नई बात पैदा हो जाए और इसके विषय में कह भी दूं। ये जो तड़प थी कि हर बार हर रचना को कुछ नए ढंग से कहा जाए, लिखा जाए, कुछ नया वाक्य बने, कुछ चमत्कारिक हो जाए, ये जो भूख थी
वो कहते थे ना कि मैं हर नए लेख के साथ अपने आप को एक बिल्कुल नया लेखक मानता हूँ, एकदम नया लेखक। जैसे एक नया लेखक घबराता है कि मेरी रचना, वैसे आजकल तो नए लेखक घबराते नहीं बल्कि खलीफा से ही पैदा होते हैं, लगता है पैदा ही वो खलीफा बन के होते हैं। कई ऐसे नए लेखक हैं, पर ये नहीं, एक सही नया लेखक अपनी रचनाओं के लिए घबराता है कि मैं ठीक लिख रहा हूँ, वो नया सीखना चाहता है। शरद जोशी में वो सारा था। और इम्प्रोवाइजेशन तो गजब का, एक भाषा के साथ खेलना और खेलते खेलते उसमें कोई नया चमत्कार पैदा करना, ये इनसे बेहतर आसनसोल तो खैर है ही, पर ज़्यादातर चीज़ों में वाक्यों से खेलना, वाक्यों से खेलते खेलते वो वाली बात कह देना जो सीधे कही जाती तो वो बात ही ना बनती, जो बात वो घुमा के और इम्प्रोवाइजेशन करके करते हैं। तिलिस्म उनकी जो एक किताब, पूरी एक तिलिस्म में इस तरीके की रचनाएं बहुत सारी हैं जिसमें तिलिस्म स्वयं है, और स्वर्ग की रेल है, यमदूत और नर्स है, आँचू तमाकू वाला है, हिटलर और आँचू तमाकू वाला, ऐसी बहुत सी रचनाएं उसमें हैं। पूरी पढ़ लीजिए कि लंबी रचनाएं भी कितने प्रयोग, बहुत लंबी रचनाएं, ये कॉलम की रचनाएं नहीं है, लंबी बड़ी अद्भुत कथाएं हैं उसमें तिलिस्म में। पढ़ के देखिए, आपको अलग शरद जोशी मिलेगा। गालिब पे जो उन्होंने लिखा उसको केवल पढ़ लीजिए तो पता चलेगा उन्हें उर्दू शायरी की कितनी समझ है। तभी तो जिसको शायरी की समझ हो, जिसे कविता की समझ हो, जब उन्होंने गे की कविता की, और गे नदी में खड़े होके कविता कह रहे हैं, तो नदी पेड़ पर बैठ के कविता कह रहे हैं, और ऐसे खुटकों द्वारा जो कवि जो है अपनी मार्केटिंग कर रहा है, उसके लिए उन्होंने नदी में खड़ा कवि एक लिखी थी। उसमें जो कविताएं पढ़ी है जिन्होंने, जो पैरोडी, बड़ी पैरोडी कहना खराब हो जाएगा, उस कविता में तो कई बार इतना बल है और भाषा का इतना ज़बरदस्त कवित्व है उसमें, कविताई है उसमें, कि वो कहीं से भी अज्ञे की कविताओं से कम नहीं है। तो वो कवि, ये कविता का जो सौंदर्य है, उनकी कविता की जो ताकत है, जो शायरी की समझ है उनको, ये उन्हें बड़ा व्यंगकार बनाती है, क्योंकि ये ताकत ही है जो उन्हें बड़ा व्यंगकार बनाती है। तो ये वाली बातें बहुत सी हैं, समय बहुत कम है। मेरे को बहुत याद आ रहे हैं आज कि मैं उनकी फिल्मों के लेखन के बारे में बात करूं, उनके कॉलम के बारे में बात करूं, उनकी भाषा, उन पर एक निरंतर नए ढंग से, मुझे लगता है कि अगर शरद जी पर कुछ सेमिनार्स हों, एक्चुअली हम अभी केवल रचना पाठ के कार्यक्रमों में उलझ जाते हैं और वाही लूट के चले आते हैं। बाकायदा गंभीरता से कुछ ऐसे लोग उन पर बात करें जो आलोचना में हैं, जो गंभीर लेखन में हैं, जो व्यंग से इतर भी कुछ लिख रहे हैं, व्यंग वाले तो करें ही, और उनके लेखन पे पूरी बात करें, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे बहुत याद आ रहे हैं आज। मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा था कि कुछ बोल पाऊंगा, और अस्पताल और चीज़ों में उलझ जाता था। आज मैंने सोचा कि अस्पताल में ही रुक के, काम रोक के, और बीच में शरद जी के बारे में थोड़े से 2 शब्द बोल के कह सकूं कि शरद जी, आप कृपा करिए और मेरी आत्मा में विराज के मुझ में वो ताकत दीजिए और सपने दीजिए कि मैं कुछ अपने सपने शरद जोशी बनकर पूरा कर सकूं, शरद जोशी जैसा बनकर पूरा कर सकूं। मैंने ज़िंदगी भर आप जैसा बनने की कोशिश की अपने व्यवहार में। लिखने में तो वैसा नहीं बन पाया, और लिखने में मैं आपकी नकल नहीं करना चाहता था, मैं ज्ञान चतुर्थ बन के लिखना चाहता था। पर मेरे लिए आप जहाँ हैं वहाँ कोई व्यंगकार नहीं है, कोई व्यंगकार वहाँ नहीं है। आपका जो विकास है, जहाँ आप अस्पताल में भर्ती हैं और आपकी मृत्यु से ठीक पहले के कुछ दिनों का जो कॉलम है वो बताता है कि कितनी जिजीविशा एक आदमी में, जिसको हार्ट अटैक हुआ है, जो अस्पताल में भर्ती है, और वो एक जनरल वार्ड में पजामा बदलने की समस्या पर व्यंग लिखता है। मिडिल क्लास मेंटेलिटी, मिडिल क्लास के दुख सुख, सपने, चुनौतियाँ, घबराहट, इसके अब बहुत बड़े लेखक थे। लोगों ने माना नहीं माना एक अलग बात है, और नंगे को नंगा कहने की जो हिम्मत आप में थी, मुझे कहने दीजिए वो किसी में नहीं थी। मैंने सब जगह कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढते थे। कई लोग हैं जो प्रतिबद्धता के कारण कोई नंगे को नंगा नहीं कह रहा है क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। आपने इस बात की कभी परवाह नहीं की।